हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका। सीआरपीसी मॉक 8th में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 with effect from 31st December 2009 which insert clause WA in section 2 in CRPC defining victim as a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged includes। जो विक्टिम की डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लोज WA में, उसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? विक्टिम्स गार्जियन भी इंक्लूड होंगे, विक्टिम गार्जियन और लीगल हेयर, विक्टिम्स नेबर, विक्टिम्स क्लोज फ्रेंड। कौन इंक्लूड होगा? आंसर इज विक्टिम्स गार्जियन एंड लीगल हेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज according to section 41A clause 1 of CRPC as inserted by CRPC Amendment Act 2008 and amendment in August 2010, the police officer shall issue a notice directing the alleging accused, though he has committed a cognizable offence, to appear before him or at such other place as specified in notice in all the cases where the arrest of a person is not required under the कौन से सेक्शन में दिया गया है, कौन से सब सेक्शन में दिया गया है? 41 सब सेक्शन 1A 1B 1C या सब सेक्शन 1 ऑफ 41? आंसर इज सब सेक्शन 1 ऑफ section 41. Option D is correct. Next is within the meaning of provision under section 41C clause 1 of CRPC which was inserted by the CRPC Amendment Act 2008, each state government has established a PCR in, ये हमने पहले भी किया था, जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक PCR एस्टेब्लिश करेगी एवरी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल ओनली, बोथ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल, स्टेट सेक्रेटरीट ओनली। आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। नेक्स्ट इज CRPC विच कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। क्या है CRPC? कंकरेंट लिस्ट में आती है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। और उसमें से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है CRPC के रिगार्डिंग? unduly rigid and does not make room for any special law or procedure, not unduly rigid and makes special room for any special law and procedure, and generally it gives precedence to any such special law and procedure, not unduly rigid and make room for any special law procedure, but generally gives precedence to the law and procedure given under the code. Yeah, either A or C. Answer is option B is correct. Next is fifth question है which is true to CRPC. CRPC के रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स में से बताना है हमें कि कौन सा करेक्ट है, ट्रू है। It is mainly through not purely an adjective and procedural law. There are also certain provisions which are partially in the nature of substantive law. Both A and B, neither A nor B. Answer is option C, both A and B. Sixth question, which classification of offences comes under CRPC? कौन से offences आते हैं CRPC के अंडर? cognizable and non cognizable, bailable and non bailable, summon cases and warrant cases, all the above. आंसर इज ऑल द अबव। हमें पता है कि सबका ट्रायल भी अलग अलग दे रखा है, जैसे समन केसेस का और वारंट केसेस का। बेलेबल नॉन बेलेबल अलग से दिए गए हैं, कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल भी दिए गए हैं अलग से। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस गिवन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर। कौन से सेक्शन में दिया गया है क्लासिफिकेशन? 320 में, फर्स्ट शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल में या 482 सेक्शन में? आंसर इज ऑप्शन बी, फर्स्ट शेड्यूल में। 8th है कोग्निजेबल ऑफेंस अंडर IPC हैज़ बिन डिफाइंड। कहाँ डिफाइन किया गया है कोग्निजेबल ऑफेंस को? 2A में, 2C में, 2I या 2 क्लोज 1 में? आंसर इज ऑप्शन बी, 2C, C से कोग्निजेबल। नेक्स्ट इज इन ए कोग्निजेबल केस अंडर IPC द पुलिस हैज़ द। कोग्निजेबल केस में पुलिस के पास क्या अथॉरिटी है? उसको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के या बिना परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट के। बोथ ए एंड बी, ईदर ए और बी। आंसर इज बोथ ए एंड बी। 10th है इन ए कोग्निजेबल केस अंडर IPC द पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स टू
कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास क्या क्या पावर्स हैं? इन्वेस्टिगेट, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, investigate and arrest without warrant only after seeking permission from the magistrate, investigate and arrest without warrant only after informing the magistrate having jurisdiction to inquire and trial the case. Answer is option B, investigate including the power to arrest without warrant. Next is, a magistrate has the power to direct the police to investigate into an offence in IPC under section 156 clause 1, 156 clause 2 या clause 3 all the above. कौन से सेक्शन में है मजिस्ट्रेट के पास पावर कि वो पुलिस को डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए? आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 156 क्लोज 3 ऑफ CRPC. 12th है, ए मजिस्ट्रेट हैव द पावर अंडर CRPC टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू, कौन से केस में डायरेक्ट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? ए नॉन कोग्निजेबल, ए कोग्निजेबल, ओनली ए नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, एज इन ए कोग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस इज अंडर द ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट, और बोथ ए एंड बी. आंसर इज बोथ ए एंड बी, कोई से भी केस में कह सकता है. नेक्स्ट इज, इन ए नॉन कोग्निजेबल केस अंडर IPC द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी, पुलिस के पास कौन सी अथॉरिटी है? To investigate into the offence without order given by the magistrate but cannot arrest the accused without warrant, to investigate and even arrest the accused without warrant. ये हमने पीछे देखा ही था, ये क्वेश्चन सेम ही है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज है. आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नीदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट नोर कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट वारंट. नॉन कोग्निजेबल का है, उसमें कोग्निजेबल था. नेक्स्ट है 14th, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बिन डिफाइंड. नॉन कोग्निजेबल कौन से में डिफाइन किया गया है? 2A में, C में, I में या 2 क्लोज 1 में? आंसर इज 2 क्लोज 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, ए केस विच इंक्लूड्स कोग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस इज, जो केस होता है वो दोनों कंटेन करता है, कोग्निजेबल भी और नॉन कोग्निजेबल भी, तो वो केस क्या माना जाएगा? ए कोग्निजेबल case but requires sanction of the magistrate for investigation into the non-cognizable part under section 155 clause 2 of CRPC, a cognizable case, and as such the investigation of the case does not require any sanction of the magistrate under section 155 clause 2 of CRPC. A non-cognizable case, and as such the investigation of the case requires sanction of the magistrate under section 155 clause 2 of CRPC. A non-cognizable case but does not require sanction of the magistrate under section 155 clause 2 of CRPC. Answer is option B, a cognizable case, and as such the investigation of the case does not require any sanction of the magistrate. Next is, in a non-cognizable case the accused, non-cognizable case में accused क्या है? ऑब्जेक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 155 क्लोज 2 ऑफ CRPC एज ए मैटर ऑफ राइट, या फिर उसके अंडर ऑब्जेक्ट कर सकता है विद द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट या विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट, या हैज़ नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स. बताइए, आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज, अंडर द स्कीम ऑफ CRPC नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस आर, CRPC के अकॉर्डिंग नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं? पब्लिक रॉन्ग्स हैं, प्राइवेट रॉन्ग्स हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग्स हैं, नन ऑफ द वो. आंसर इज ऑप्शन बी, प्राइवेट रॉन्ग्स. 18th है, ए मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अंडर IPC अंडर एनी लोकल एंड स्पेशल लॉ, बोथ ए एंड बी, ओनली ए एंड नॉट बी. आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट है, लीव टू इन्वेस्टिगेट इनटू नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय, किसके द्वारा ग्रांट की जाएगी लीव? मजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, हैज़ jurisdiction to try the case, either A, B or C. Answer is option C, magistrate having jurisdiction to try the case. Next is, in a bailable offence the bail is granted as a matter of right by the police officer
एज ए मैटर ऑफ राइट किसके द्वारा दी जाएगी? बेलेबल ऑफेंस है, ध्यान रखना, नॉन बेलेबल नहीं है। बेलेबल में कौन दे देगा? बोथ द पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट, दोनों दे सकते हैं, कोर्ट भी एंड पुलिस ऑफिसर भी। नेक्स्ट इज इन ए बेलेबल ऑफेंस कंडीशंस कैन बी इम्पोज्ड व्हाइल ग्रांटिंग बेल बाय द पुलिस ऑफिसर। कंडीशंस कैन बी इम्पोज्ड व्हाइल ग्रांटिंग द बेल बाय द कोर्ट। पुलिस के द्वारा कंडीशन इम्पोज की जाएंगी या कोर्ट के द्वारा की जाएंगी, या फिर पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों में से किसी के द्वारा की जाएंगी। ओनली माइल्ड कंडीशन कैन बी इम्पोज बाय द कोर्ट ओनली, या फिर ओनली कोर्ट के द्वारा की जाएंगी। आंसर इज ऑप्शन सी, पुलिस ऑफिसर एंड कोर्ट। Warrant cases has been defined under section 2X of CRPC as a case relating to an offence punishable with death imprisonment for life and imprisonment for a term। किससे ज़्यादा imprisonment होती है warrant cases में? Answer is exceeding 2 years. Option B is correct. Classification of summon cases and warrant cases is useful to determine the trial procedure to be adopted, is useful to determine the investigation procedure to be adopted, is useful to decide the question of issuance of process to the accused। A and B और A and C are correct। बताइए कौन सा आंसर सही है इसका? ऑप्शन डी इज करेक्ट, A and C आर करेक्ट। मतलब किस लिए होती है क्लासिफिकेशन वारंट केसेस एंड समन केसेस में? टू डिटरमाइन द ट्रायल प्रोसीजर टू बी अडोप्टेड, ट्रायल कौन सा अडोप्ट किया जाएगा ये देखने के लिए, और डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोसेस ऑफ द टू द अक्यूज्ड। नेक्स्ट इज कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। जो कंप्लेंट है 2D में जो डिफाइन की गई है वो राइटिंग में होगी बस, या ओरल भी हो सकती है, या राइटिंग और ओरल कोई से में भी हो सकती है, या कैन बी बाय गेस्चर्स, गेस्चर्स के द्वारा भी हो सकती है। बताइए आंसर इज ऑप्शन सी, ईदर इन राइटिंग और ओरल। नेक्स्ट इज कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। 2D के अंडर कंप्लेंट दी गई है उसका कैन बी टू द पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी कंप्लेंट, या मजिस्ट्रेट को, या बोथ एंड बी, या मस्ट नेसेसरली टू बी ए मजिस्ट्रेट ओनली, या ओनली मजिस्ट्रेट को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओनली मजिस्ट्रेट। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को ही की जाती है। पुलिस ऑफिसर को क्या की जाती है? FIR दर्ज करवाने के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको। 26 कंप्लेंट में रिलेट टू, कंप्लेंट किससे रिलेट करेगी? कोग्निजेबल ऑफेंस से, नॉन कोग्निजेबल से, या बोथ, या मस्ट बी फॉर ए नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस एज द पुलिस हैज़ नो पावर टू इन्वेस्टिगेट सच एन ऑफेंस। आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ A and B आर करेक्ट। कोग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कोग्निजेबल भी हो सकता है ऑफेंस। नेक्स्ट इज 27th in respect of investigation as provided under 2H of CRPC which of the following is correct। इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, कैन बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन सो ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, या बाय मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, या बोथ A and B। आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय ए। तो 27 का आंसर है ऑप्शन सी। इनकरेक्ट पूछ रखा है इन्होंने, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी की जाती है। नेक्स्ट इज व्हेन ए कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड टू ए मजिस्ट्रेट एंड द मजिस्ट्रेट प्रोसीड्स टू एग्जामाइन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, द मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, या फिर ट्रायल, या बोथ B and C। आंसर इज बोथ B and C। नेक्स्ट इज द वर्ड मजिस्ट्रेट मेंशन्ड इन सेक्शन 156 क्लोज 3 ऑफ CRPC मीन्स। किससे रिलेट करते हैं मजिस्ट्रेट जो 156 क्लोज 3 में दिया गया है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या ईदर A, B और C। आंसर इज ऑप्शन ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इज A metropolitan magistrate has the power to pass sentence as provided under section 29 of CRPC. Any sentence authorized by law except a sentence of death
imprisonment for life and imprisonment for a term exceeding 7 years, या फिर not exceeding 3 years और fine not exceeding 10,000 rupees, या not exceeding 1 year and fine not exceeding 1,000 rupees। बताइए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है सेंटेंस पास करने की? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 3 साल से कम की सज़ा दे सकता है वो, और 10,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का फ़ाइन दे सकते हैं। एम कैन अवॉर्ड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। फाइन के डिफ़ॉल्ट में कितनी सज़ा दे सकते हैं वो? इक्वल टू द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एनी सब्सटेंटिव पनिशमेंट not exceeding half of the term of imprisonment when which he is competent to inflict as a substantive sentence, not exceeding one third of the term of imprisonment which he is competent to inflict as substantive sentence, not exceeding 1/4 of the term of imprisonment which he is competent to inflict as a substantive sentence। आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1/4 से ज़्यादा नहीं दे सकता वो। In case of consecutive sentence on conviction of several offences at one trial by MM, the aggregate punishment कितनी दे सकता है वो? Shall not exceed twice the amount of punishment which the magistrate is competent to inflict for a single offence. Shall not exceed the amount of punishment which the magistrate is competent to inflict for a single offence as prescribed under section 29 of CRPC. Shall not exceed 3 times the amount of punishment which the magistrate is competent to inflict for a single offence. Shall not exceed 14 years. Answer is option A is correct. Not exceed twice the amount of punishment which the magistrate is competent to inflict for a single offence. 34. Classification of compoundable and non-compoundable offence has been provided under कौन से में दे रखा है क्लासिफिकेशन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल का? फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में, 320 CRPC, 321 ऑफ CRPC। आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेक्शन 320 ऑफ CRPC। नेक्स्ट इज द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन में बतानी है कितनी इम्प्रिजनमेंट मिलती है। शैल बी इन एडिशन हो गई सब्सटेंटिव सेंटेंस के under section 29 which without any specific order shall be in addition to a substantive sentence only when a specific order, या without specific order होगा या फिर specific order होगा, या shall not in addition जो punishment दी गई है उसके addition में नहीं होगा, या फिर shall be in addition to the substantive sentence awardable but subject to the upper limit for substantive sentence prescribed under section 29। लिमिट होगी उस पर। बताइए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। शैल बी इन एडिशन मतलब जो सेंटेंस पास की है उसके एडिशन में होगी वो डिफॉल्ट फाइन के डिफॉल्ट में जो सजा दी जाएगी वो 29 के अंडर विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर। नेक्स्ट इज 35 ऑफेंसेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 320 ऑफ CRPC। तो जो 320 में दे रखे हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, उनसे अदर जो बचे हुए ऑफेंसेस हो गए उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन कंपाउंडेबल, या कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कंपाउंडेबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, या कंपाउंडेबल बाय हाई कोर्ट। बताइए आंसर इज ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे वो। अरेस्ट मीन्स, अरेस्ट का मतलब क्या दिया गया है? एवरी कंपल्शन और फिजिकल रेस्ट्रेंट, total restraint and complete deprivation of liberty, both A and B, neither A or nor B. Answer is option B is correct. Total restraint and complete deprivation of liberty। 37 a warrant of arrest is a command, must be written order, signed, sealed and issued by a magistrate, addressed to a police officer, all the above। Answer is all the above. Option D is correct. A person can be arrested without warrant, बताइए, for securing attendance of accused at trial, as a preventive or precautionary measure, for obtaining correct name and address, all the above। Answer is option D, all the above। Next is which of the following is correct? इनमें से correct कौन सा ये बताना है। Magistrate cannot arrest a person
A private person cannot arrest a person. A police officer can arrest a person. Both A and B. Answer is option C. A police officer can arrest a person. Next is, it is mandatory for a police officer to inform the person arrested the grounds of arrest and right of bail if the offence is non bailable under section 49, 50, 51 or 54. Answer is option B, section 50 of CRPC. A police officer arresting a person may carry out the personal search of the person arrested as provided. कौन से सेक्शन के अंडर सर्च करेगा पर्सनल? 50, 51, 54 या 56? Answer is section 51 of CRPC. Option B is correct. Next is section 54 of CRPC provides for. Section 54 किस बारे में बात करता है? Medical examination of accused at the request of police officer या at the request of accused, both A and B, neither A nor B. Answer is option B, medical examination of accused at the request of accused. 43. It is mandatory to produce the person arrested before the magistrate within 24 hours of his arrest. कौन से सेक्शन में दिया गया है कि मैंडेटरी है? 24 आवर्स के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा. 56, 57, 58 या 59? आंसर इज सेक्शन 59 ऑफ CRPC. नेक्स्ट है, a proclamation under section 82 of CRPC can be issued against a person against whom a warrant has been issued. Thus a proclamation can be issued under against इसके खिलाफ होगी अक्यूज ऑफेंडर की, श्योरिटी की, ए विटनेस की, ऑल द अबव. आंसर इज ऑल द अबव. उन सभी के खिलाफ ही प्रोक्लेमेशन इशू होगी. नेक्स्ट इज, ए प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अपीयर मस्ट बी पब्लिश्ड गिविंग नॉट लेस देन 30 days टाइम टू द पर्सन कंसर्न. या 10 दिन से कम, या 20 days से कम, या 15 days से कम. आंसर इज ऑप्शन ए, 30 days, not less than 30 days time to the person concerned. Attachment of a person of the attachment of the property of the person absconding, जो अटैचमेंट की जाएगी भगोड़े की, वो कैन ओनली बी इशूड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द proclamation under section 82 of CRPC. Can only be issued after publication the proclamation under 82 of CRPC. प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने के बाद होगी या उससे पहले होगी, या साइमल्टेनियसली होगी, या ऑल द अबव. आंसर इज ऑप्शन सी, कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC. उसके साथ साथ चलेगी अटैचमेंट भी और प्रोक्लेमेशन पब्लिकेशन भी. नेक्स्ट इज, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी attached under section 83 of CRPC by any person other than the proclaimed of person as provided under section 84 of CRPC. Within 3 months of attachment, within 6 months of attachment, within 1 year of attachment, या within 2 months of attachment. Answer is option D, within 2 months of attachment. Period of limitation for filing a suit to establish the right over the property attached by a person other than the person proclaimed who has filed claims and objection to to attachment is 3 months from the date of disallowing the claim, 6 months from the date of disallowing the claim, 1 year from the date of disallowing the claim, 3 years from the date of disallowing the claim. Answer is option C, 1 year from the date of disallowing the claim. Next is, if the person proclaimed appears within the person specified in the proclamation, the property attached shall not be released from attachment, shall be released from the attachment, shall be forfeited, both A and C. बताइए, अगर जो proclaimed person है वो टाइम में आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच जो होती है जो कैंसिल हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, या फिर फॉरफिटेड हो जाएगी. बताइए. आंसर इज ऑप्शन बी, शैल बी रिलीज फ्रॉम अटैचमेंट. उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट से रिलीज कर दी जाएगी. इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन टाइम, और अगर वो टाइम के अंदर अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, तो
प्रॉपर्टी अटैच होती है वो शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, shall not be sold until any claim or objection under 84 has been disposed of. Both A and B, either A or B. Answer is option C, both A and B. Next is, a proclaimed person whose property has been attached can claim the property or sale proceeds on appearance. वो कब क्लेम कर सकता है उसकी अटैच्ड प्रॉपर्टी को? Within 6 months of attachment, within 2 years of attachment, within 3 years of attachment, या within 1 year of attachment. Answer is option B, within 2 years of attachment. उसके 2 साल के अंदर अंदर वो क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी. तो ये थे आज का मॉक 51 क्वेश्चंस. नेक्स्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.